बीजापुर में हुए नक्सली हिंसा में 2 जवानों की शहादत हो गई। तो राजधानी रायपुर के मोवा के रहने वाले थे शहीद जवान भारत साहू और परिवारजनों में फिलहाल शोक की लहर है। तो पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है परिवार और बीजापुर में हुए नक्सली हिंसा में 2 जवानों की शहादत हुई है। तो 2 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। तो राजधानी रायपुर के मोवा के रहने वाले थे शहीद जवान भारत साहू। तो फिलहाल आपको बता दें कि परिवारजनों में शोक की लहर है और पार्थिव शरीर का फिलहाल जो है परिवार इंतजार कर रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले साल ही बीजापुर में उनकी पोस्टिंग हुई थी और कई बार नक्सल ऑपरेशन में भारत साहू शामिल भी हो चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, बीजापुर में नक्सली हिंसा हुआ, वहां पर 2 जवानों की मौत हो गई है, 2 जवान शहीद हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो 2 जवान शहीद हुए राधा, उसमें से एक जवान भारत साहू जो है रायपुर के रहने वाले हैं। उसकी घर की बाहर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये घर की बाहर की तस्वीर है जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। जैसी ही सूचना मिली है उसके बाद से ये तस्वीर देख लेंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी राधा, वहाँ तक जो लोग बैठे हुए नज़र आएंगे। और भारत साहू जो है वो रायपुर के मोवा के रहने वाले हैं। उनके बड़े भाई हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं। उनके बड़े भाई को देर रात ही फ़ोन आया था, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपको कब पता लगा कि उनकी? रात में 2:30 बजे करीब जी। ये जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है, घर में कौन कौन है उसके? उनके वाइफ है और 2 लड़की 1 लड़का है और पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं सभी, मतलब भाई मैं माँ पिताजी सभी रहते हैं एक साथ। कब पोस्टिंग हुई थी बीजापुर उनकी? बीजापुर में तो अभी 1-2 साल ही हुआ है। उनका पोस्टिंग शुरू से 2007 का हुआ है। ज्वाइनिंग 2007 की है। जिस तरीके से दुखद घटना ही है, कोई मिलने आया है क्या आपके परिवार से? परिवार में तो बहुत सारा पूरा परिवार आया है, पूरा बहुत सारा है, 100-200 लोग आए हैं अभी। तो आपने सुना राधा, उनके बड़े भाई हैं, बता रहे हैं कि रात 2:30 बजे उनको कॉल आया था। उसके बाद जो है उनको पता लगा कि उनके भाई की शहादत हो गई है। उनके घर के बाहर की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। जब कभी भी ऐसी घटना घटती राधा, तो घर के बाहर इस तरीके का माहौल, शोक की लहर देखने को मिलती है। और यही वो घर है जहां भारत साहू रहा करते थे। और ये तस्वीर देखिए, तमाम जो युवा है वो यहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुँच रहे हैं। और भारत साहू यही रहा करते थे। उनके पिताजी भी उनके घर के सामने बैठे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीर, भारत साहू छत्तीसगढ़ पुलिस करके बोर्ड भी घर में लगा हुआ है। उनके पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं घर में। तमाम जो उनके 3 बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। उनके पिताजी से अगर बातचीत करने की कोशिश करें, उनके पिताजी से अगर बातचीत हो पाए। खोमन, देखिए राधा, उनके पिताजी बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और भारत साहू की शहादत हुई है। कहीं ना कहीं जो घात न लगाए नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया है और शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शोक है वो पिता में एक बड़ा दर्द होता है राधा। और यही कारण है कि उनके पिताजी बात नहीं कर पा रहे हैं। और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि रात 2:30 बजे उनको कॉल आया था कि जो उनके भाई की शहादत हो गई है। राधा जी, खोमन, आसपास और भी लोग आपके मौजूद हैं, अगर वो आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हों तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए राधा, ये पूरा जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेता हूँ। कैसे थे भारत साहू भी? बहुत अच्छे थे, ऐसे मिलनसार व्यवहारिक थे, मिलनसार व्यक्ति थे, वो अच्छे थे। आपसे कैसे बात करते थे भारत साहू, क्योंकि आज शहादत हुई है उनको? बहुत ही मिलनसार लड़का था और हमारा छोटा ही भाई था, बहुत छोटा है, हमसे 5-7 साल छोटा है। तो उतना ज़्यादा बातचीत नहीं था, लेकिन जब भी मिलता था तो नमस्ते करता था वो। तो मिलनसार के साथ साथ होनहार तभी था परिवार में, वो पढ़ा लिखा भी था। तो आपने सुना रहा था किस तरीके से लोग भी कह रहे हैं कि भारत साहू जो है वो बहुत होनहार थे। उनके पिताजी से भी थोड़े बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, शहादत हुई? मैं क्या कहूँगा भैया, लड़का चला गया तो
मैं कुछ नहीं हूँ, क्या बोलूँगा, अब लड़का छोड़ गया तो। जी ठीक है खोमन। आपने सुना राधा किस तरीके से जो उनके पिता हैं वो भी कह रहे हैं अब बोलने के लायक कुछ रहा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट हुई उसमें भारत साहू की जो है शहादत हो गई है। राधा जी ठीक है खोमन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब परिवार को अपने पार्थिव शरीर का इंतजार है, अपने बेटे के पार्थिव शरीर का, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा हम एक बार फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुकमा और बीजापुर के सीमा तरेम में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए, तो साथ ही 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए। घायल जवानों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, तो साथ ही घायलों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाए जाने की तैयारी है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। दरअसल नक्सल विरोधी अभियान से वापस लौटते वक्त पाइप बम में ब्लास्ट किया गया और इसमें एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरत लाल साहू और साथ ही आरक्षक सतेर सिंह शहीद हो गए। तो घायल जवानों के नाम पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार है। तो जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ, कोबरा, सीएएफ और डीआरजी और एसटीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे और वापस लौटते वक्त नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आ गए। देखिए, अभी ये डिस्क्लोज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है, मैं बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो पहले की तरह जवान देखिए, ये तो उनका टैक्टिक्स है। गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज़्यादा लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जवानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा, तो ये उनकी एक टैक्टिक्स है जिसमें जो आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवानों के शहीद होने और 4 जवानों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी घायल जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जवानों का जोखिम भरा सफर नजर आ रहा है। जवान जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तो नक्सलियों पर कड़ा प्रहार करने के बाद जवान अपने मुख्यालय के लिए लौट रहे हैं और गढ़चिरौली में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है। तो आप जवानों के जज्बे को सलाम है। 2 जवान शहीद तो हुए, लेकिन बाकी जो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है जवानों को, जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको कांकेर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवान जो है अपने मुख्यालय के लिए वापस लौट रहे हैं और आप ये उनकी कतार देख सकते हैं। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोयला घोटाले मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त, कोयला घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू कोर्ट में आज मुख्य आरोपियों की पेशी करेगा। तो सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी समेत दूसरे आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी ईओडब्ल्यू। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। तो कोयला घोटाले में बहुत बड़ी खबर है। कल यानी 19 जुलाई को पेश किया जाएगा और चालान की पेशगी मतलब कि अभी तक का आरोप पत्र जांच के सभी तथ्य के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो जांच के सभी तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू कोर्ट में आज मुख्य आरोपियों की पेशी करेगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, ईओडब्ल्यू आज कोर्ट में मुख्य आरोपियों की पेशी करेगी, इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? राधा, बहुत बड़ी खबर है। लंबे अरसे से जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी कि चालान पेश किया जाए, उसकी खबर आ गई है। कल चालान पेश किया जा सकता है और आज जो है
पहले चालान पेश करना था, लेकिन कुछ अड़चने थी, उसके कारण कल चालान पेश करने का निर्णय लिया गया। आज रिमांड खत्म हो रही थी, इसलिए आज सभी की पेशी की जा रही है। समीर बिश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है कोयला घोटाले मामले में जितने भी आरोपी हैं उन सभी को पेश किया जाएगा। हम कोर्ट परिसर में हैं, थोड़ी ही देर बाद वो कोर्ट परिसर में सभी आरोपी जो है पेश किए जाएंगे और कल तक की रिमांड पर भेज दिया जाएगा। फिर कल चालान पेश करने के बाद आगे जो है उन्हें रिमांड में लेने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि चालान पेश होने वाला, अब देखना होगा कि कितने पन्ने की चार्जशीट होती है, क्या क्या गवाह होते हैं, क्या साक्ष्य होते हैं, और फिर कोर्ट जब कल चालान पेश किया जाएगा तो क्या तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं। राधा, ठीक है नितेश, जैसे ही अपडेट सामने आएगी हम आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर हम आपका फिर से रुख करेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले में गिरफ्तार बर्खास्त कर दिया गया। तो पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव को ईओडब्ल्यू कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। बर्खास्त आरक्षक सहदेव सिंह यादव की पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बता दें कि हाल ही में निलंबित आरक्षक सहदेव सिंह को बर्खास्त किया गया है। तो महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह। तो बर्खास्त पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह को पुलिस ने महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार कर लिया है और यादव को ईओडब्ल्यू कोर्ट में आज पेश भी किया जाएगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह बर्खास्त कर दिए गए हैं और अब उनको गिरफ्तार किया गया है और अब उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो इसके आगे, इसके बाद इस पर क्या चीज कार्रवाई होगी नितेश? राधा, देखिए, दुर्ग भिलाई की जब बात आती है, दुर्ग पुलिस में 3 यादव बंधु, अर्जुन यादव, भीम यादव और इसके साथ साथ सहदेव यादव जिसकी बात हम कर रहे हैं, इन तीनों की चर्चा थी। 20 से अधिक पैनल चलाने वाले कई करोड़ों के आसामी 3 आरक्षक बन जाते हैं, शिकंजा कसा जाता है और इनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। तीनों भाई पकड़ लिए गए हैं। सहदेव यादव को बीते सप्ताह पकड़ लिया गया था, उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है और फिर से एक बार उसे पुलिस रिमांड या न्यायिक रिमांड में भेजा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल इसका भी जो है चालान पेश होने वाला है, पूरे महादेव सट्टा ऐप मामले का, ये भी देखना होगा। और सहदेव जिसकी लंबे समय से तलाश थी, अब वो गिरफ्त में है और बहुत उसके साथ पूछताछ की जा रही है और अब फिर से एक बार उसकी आज रिमांड खत्म होने से पहले उसकी पेशी की जाएगी। थोड़ी ही देर में उसे भी यहाँ पर लाया जाएगा। राधा, ठीक है नितेश, जैसे ही इस पर अपडेट मिलेगी हम आपका फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो शराब घोटाले को लेकर आज 4 आरोपियों की कोर्ट में पेश किया जाना है। आबकारी घोटाले के दौरान नकली होलोग्राम मामले में ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। ईओडब्ल्यू ने आज एसीबी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। तो दीपक द्वारी, अमित सिंह और अनुराग द्विवेदी समेत प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को भी पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर आज 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो आबकारी घोटाले के दौरान नकली होलोग्राम मामले में ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और अब इनकी भी कोर्ट में पेशी होगी। तो ईओडब्ल्यू ने आज एसीबी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया है। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकातें होने वाली हैं। सीएम विष्णुदेव साय लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुलाकात की है, माफ कीजिएगा, और मुलाकात कर राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। तो इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मिलेंगे और इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ की सड़क विकास परियोजनाओं पर विशेष चर्चा भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि कल मनसुख मंडाविया से उन्होंने मुलाकात की थी, साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और अब आज फिर उनकी कई अहम मुलाकातें हैं। तो मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ होटल अशोका चाणक्यपुरी में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के 6 माह पर अपना विचार भी रखेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है
ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई। तो आपको बता दें कि मुलाकात कर राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। और इसी के बाद सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मिलेंगे और उनसे मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की सड़क विकास परियोजनाओं पर विशेष चर्चा करेंगे। तो कल उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत की थी और अब आज सड़क विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मृगेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मृगेंद्र, ये मुलाकात बहुत ही अहम है। कल भी हमने देखा कि अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई, मनसुख मंडाविया से मुलाकात हुई और अब इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार दूसरा दिन आज उनका, जब वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान रेल की बहुत सारी परियोजनाएं जो चल रही थी उसके फंड और काम चर्चा हुई। आज मुलाकात में मुख्य आज समन्वय हो और सहयोग बढ़े, ये सबसे जरूरी है। केंद्र और राज्य में सरकार है। इससे पहले आप केंद्र कांग्रेस की सरकार ठीक है मृगेंद्र तमाम तरीके के विवाद थे। अब उन विवादों को दूर करने की दिशा में और समन्वय बढ़ाने की दिशा में बैठक जी। ठीक है मृगेंद्र जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बलौदाबाजार में जैतखम को क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया। जैतखम को क्षति पहुंचाने के मामले में न्यायिक जांच बैठाई गई है और इस जांच के आयोग अध्यक्ष सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे हैं। तो राज्य शासन ने जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बलौदाबाजार में जैतखम को क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया और जैतखम को क्षति पहुंचाने मामले में न्यायिक जांच भी बैठा ली गई है। तो इस जांच के आयोग अध्यक्ष सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे हैं और राज्य शासन ने जांच के लिए एकदल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, जैतखम को क्षति पहुंचाने के मामले में न्यायिक जांच बैठाई गई है, उसके ऊपर क्या कुछ जानकारी? जी राधा, मैं बता दूं कि ये बलौदाबाजार जो हिंसा मामले में जो जैतखम को क्षति पहुंचाया गया था, उस मामले में न्यायिक जांच आयोग के जो अध्यक्ष है बीसी वाजपेयी, वो पहुंचे बलौदाबाजार। अभी बलौदाबाजार कलेक्टर परिसर का पूरा जो जहां पे आगजनी की जो घटना हुई थी, पूरा मुआयना किया गया। कहाँ पे आग लगी थी, कैसे लगी थी, वो सारी चीजों की जानकारी लिया गया एसपी कलेक्टर से। उसके बाद यहाँ पे भाटापारा क्षमा चाहूंगा, बलौदाबाजार से सीधा निकल गए, कहा गिरौदपुरी धाम जो अमर गुफा है वहां का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो है वो सारी जो घटनाएं हुई है उसका जो है वो सारी चीज का जो विवरण देंगे जी। ठीक है, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम कांकेर पहुंची और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बालिका छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती और गर्भपात मामले की जांच में टीम पहुंची। कांकेर सर्किट हाउस से छोटे बेटिया के लिए रवाना हुई है। तो 19 जुलाई तक कांकेर में रहेगी राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम। तो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के सरकारी बालिका छात्रावास का ये मामला सामने आया। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम कांकेर पहुंची है और बालिका छात्रावास में अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम जांच करेगी और इसके लिए नाबालिग छात्रा की गर्भवती और गर्भपात मामले की जांच में टीम पहुंच चुकी है।
तो कांकेर सर्किट हाउस से छोटे बेटिया के लिए टीम रवाना भी हो गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तामेश्वर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तामेश्वर, नाबालिग छात्रा के गर्भवती और गर्भपात का मामला सामने आया, तो जिसके बाद से अब ये टीम जांच के लिए पहुंची है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? देखिए राधा, आज जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं प्रीति भारद्वाज, वो जो है छोटे बेटिया गए हैं छात्रावास में, जहां वो परिजनों से बात करेंगे, जो पीड़ित बालिका है उनसे बात करेंगे। इससे पहले बीते कल की बात करें तो कांग्रेस की जो जांच टीम है वो भी वहां गई थी। हालांकि उन्होंने पीड़ित से बात नहीं किया था, लेकिन जो बाल संरक्षण आयोग है वो आज गई है वहाँ छात्रावास में और पीड़िता से बात करेंगे आखिर ये घटना किस तरीके से घटी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि वो जो छात्रावास है वहाँ सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं थे, नेट से वो ढका हुआ था। इन सारी चीजों को जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जाएंगे वहाँ छात्रावास में और सारी चीजों को देखकर जो है अपना रिपोर्ट जो है सौंपेंगे। जी राधा। ठीक है तामेश्वर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो कांकेर के सरकारी छात्रावास में 16 साल की बच्ची के गर्भवती होने के मामले में कांग्रेस की जांच समिति छात्रावास पहुंची। हालांकि कांग्रेस जांच समिति के सदस्यों को पीड़ित या फिर उनसे घर वालों से मिलने नहीं दिया गया। इसे लेकर जांच कमेटी के संयोजक अनिला भेड़िया ने कहा है कि साजिश के तहत हमें पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया है। हालांकि हमारी टीम ने यहां पर हॉस्टल अधीक्षिका से यहां की गतिविधियों पर चर्चा की है। बता दें कि पूरे मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन भी किया है। तो इस समिति में 6 सदस्य हैं। इस कमेटी के संयोजक पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हैं। तो इनके अलावा बालोद विधायक संगीता सिन्हा, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम, तो साथ ही भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और नारायणपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामवती और कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। आज हम लोग छात्रावास में बैठे थे, तो जो बालिका है या उनके परिवार से मुलाकात हुई नहीं, या तो इन लोग सिखा पढ़ा नहीं गए थे। हमें अहम अधीक्षिका और यहाँ हमारे बीओ और डीओ उपस्थित थे, उनसे चर्चाएं हुई है और जो छात्रावास अधीक्षिका है उनसे भी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। और वैसे भी ये छात्रावास बच्चियों को लगाने लायक है ही नहीं। ना यहाँ कोई अधिकारी कभी देखने आए, ना यहाँ के कलेक्टर देखने आए, ना एसपी भी यहाँ के देखने नहीं आए, जो बच्चियों को सुरक्षा देना चाहिए। बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के चक्कर में 2 भाइयों की मौत हो गई है। घटना कोटा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के टेंगनमाड़ा के रहने वाले इरफान अली और जानू को आपको बता दें कि कक्षा 7वीं और कक्षा 6वीं के छात्र थे। तो 3 दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और दोनों को मलेरिया हुआ था। तो तेज बुखार आने के बाद 15 जुलाई को दोनों को परिजन टेंगनमाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए और यहाँ से कुछ दवाएं देने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और इसके बाद परिजन उसे टेंगनमाड़ा के ही दीपक गुप्ता नाम के व्यक्ति के क्लिनिक लेकर गए और यहाँ उन्हें ड्रिप लगाया गया और दवाएं खिलाई गई और इससे दोनों की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। तो जिसके चलते आपको बता दें कि बाद में दोनों की मौत हो गई और जब जांच की गई तो दोनों बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इसी मामले पर मलेरिया से 2 बच्चों की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी, कलेक्टर और जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। कोटा के टेंगनवाड़ा के जावेद और नावेद की मौत हुई। वहां पर आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया के 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का अमला हरकत में आ चुका है। कोटा क्षेत्रों में एक के बाद एक घर की जांच की जा रही है। तो डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बिलासपुर में पहले मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो जाती है और इसी मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और संज्ञान ले भी लिया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, पहले 2 बच्चों की मौत होती है मलेरिया से और इसके बाद हाईकोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेता है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से आगे ये कार्रवाई की जाएगी? जी राधा, देखिए ये पूरा मामला जो है स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है,
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहले डायरिया फिर मलेरिया, ये मौसम ही होता है बारिश का कि पहले डायरिया से शुरुआत होती है, फिर मलेरिया, फिर फाइलेरिया और बाकी जो महामारियां है वो इसी सीज़न में आती है। एक अलर्ट भी सरकार जारी करती है कि लोगों को आप जागरूक करें कि वो किस चीज़ों का सेवन करें, किन चीज़ों का नहीं करें। सबसे बड़ी बात है राधा कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई है मलेरिया में, उसके बाद हाई कोर्ट का संज्ञान लेना, ये दर्शाता है कि हाई कोर्ट जो है आम लोगों के सेहत से जुड़े मामले को लेकर कितना गंभीर है, जबकि इसके इतर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन जैसी एजेंसियां जो है लगातार जो है इन ऐसे मामलों से जो लापरवाही उजागर हो रही है वो आप हम सबके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि झोला छाप डॉक्टर को आखिर इलाज की अनुमति कौन दे रहा है? 2 बच्चों की मौत हो गई है, अभी तक स्वास्थ्य विभाग जो है उसके खिलाफ में कोई जांच या कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। सबसे बड़ी बात यह है परिजन अड़े हुए हैं, जो मलेरिया से जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन अड़े हैं कि झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, कोई गंभीर हो इस मसले पर। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग जैसा कि करता है, जांच की बात कहता है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। अभी तो 8 लोग मलेरिया से पीड़ित हैं उस क्षेत्र में, और आप तस्वीरें देख रहे होंगी राधा, जो हमने वीडियो भेजा कि बच्चों को कांवड़ में उठाकर उन क्षेत्रों से जो है शहर में लाया जा रहा है, इलाज के लिए लाया जा रहा है। तो ये एक और जो है गैर गंभीरता जो स्वास्थ्य विभाग की दर्शाता है कि आखिर जो है एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं किस काम की है जब आपके पास इतनी बड़ी सुविधा है, इतना बड़ा संसाधन है प्रशासन की तरफ से कुछ कड़े कदम उठाए जाए आशीष, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना ये सबसे बड़ा मामला है। पहले तो ठीक है मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के डॉक्टरों से इलाज कराना, इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आशीष। इसी बीच महासमुंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, टोल टैक्स फ्री की मांग को लेकर आज नेशनल हाईवे का चक्का जाम किया जाएगा। तो बसना के छुईपाली टोल प्लाजा के पास आंदोलनकारी चक्का जाम करेंगे। 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं वाहन चालक। तो महासमुंद जिले के दोनों टोल में गेट पर आपको बता दें कि CG 06 की गाड़ियों का टोल फ्री करने की मांग भी कर रहे हैं। तो आसपास के ग्रामीण सहित व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन भी आज प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं और 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर वाहन चालक बैठे हुए हैं। तो इस खबर पर आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ शशांक नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। क्या कुछ तस्वीरें शशांक वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज नेशनल हाईवे का चक्का जाम करने वाले हैं नेशनल हाईवे पर। जी देखिए, महासमुंद जिले में जो है CG 06 की गाड़ियों को टोल टैक्स फ्री करने की मांग जो है जोर पकड़ ली है और लगभग 11 जुलाई से जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं वाहन चालक और अलग अलग संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि CG 06 की जो गाड़ियां हैं वो टोल टैक्स फ्री की जाए। तस्वीर आप देखिए जो है यहाँ पर 11 जुलाई से लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, आगे भी जारी रहेगा। जो बैठे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। 11 जुलाई से जो है आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं, क्या नतीजा निकल कर सामने आया है अब तक? अभी तक कोई नतीजा तो निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन अभी हमने आधा घंटा चक्का जाम किया था तो शासन और टोल प्रबंधन द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर अपन को कोई निराकरण करेंगे, 2 दिन अपना समस्या निराकरण। क्या लगता है कि टोल टैक्स माफ होना चाहिए, इससे राहत मिलेगी? हाँ, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास सभी CG 07, 08 के सभी वाहनों को, लोकल वाहनों को वहाँ पर छूट मिलती आ रही है। तो हमें हमारे साथ ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है? 06 की गाड़ियों को यहाँ पे 2 टोल देना पड़ रहा है। यहाँ पे आसपास के किसानों को बहुत तकलीफ होती है जब इस पार क्षेत्र में जाते हैं, आना जाना होता है, 2 बार टोल कटा जा रहा है। ठीक है शशांक, मेरे पास समय कम है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो